दोस्तों, एक तरफ भारत के अंदर अपोजिशन पार्टियों की तरफ से एलपीजी गैस को लेकर पैनिक का माहौल बनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की विदेश नीति की बदौलत अब मिडिल ईस्ट के साथ हुई मेगा डील के बाद 92,700 मैट्रिक टन एलपीजी गैस भारत आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है। भारत इस क्षेत्र में इकलौता ऐसा देश है जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज निकालने की परमिशन मिली हुई है। यही कारण है कि भारत के पड़ोसी देश इंक्लूडिंग बांग्लादेश, जो कि भारत को आज से कुछ महीने पहले तक आंख दिखा रहा था, वह भी भारत के आगे मदद की गुहार लगा रहा है। इसके अलावा श्रीलंका, मालदीव, नेपाल भी एनर्जी सप्लाई के लिए भारत का मुंह देख रहे हैं। जानते हैं आज की इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में। दरअसल भारत सरकार ने शनिवार को जानकारी दी कि 2 एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी सुरक्षित रूप से इस अहम समुद्री रास्ते से गुजर चुके हैं। इन दोनों जहाजों में मिलकर लगभग 92,700 मैट्रिक टन एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लदी हुई है। ये गैस भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में लाखों घरों में खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। सरकार की ओर से ये जानकारी राजेश कुमार सिन्हा ने दी है, जो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज में स्पेशल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने बताया कि ये दोनों टैंकर अब भारत के पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें से एक जहाज गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर 16 मार्च को पहुंचने की उम्मीद है, जबकि दूसरा जहाज कांडला पोर्ट पर 17 मार्च तक पहुंच सकता है। इन जहाजों की सुरक्षित गुजरना इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस समय पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी का इलाका काफी संवेदनशील बना हुआ है। इसके बावजूद भारत के ये टैंकर सुरक्षित रूप से अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक फिलहाल पर्शियन गल्फ के इलाके में 22 भारतीय झंडे वाले जहाज मौजूद है, जिन पर कुल 611 भारतीय नाविक यानी सी फेयरर्स काम कर रहे हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन सभी भारतीय नाविकों की सुरक्षा पूरी तरह सुरक्षित है। पिछले 24 घंटों में किसी भी भारतीय जहाज या नाविक के साथ कोई भी अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। ये जानकारी इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल के समय में इस क्षेत्र में तनाव और सैन्य गतिविधियां बढ़ी हुई है। इसी बीच भारत में मौजूद ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने भी इस मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान ने कुछ भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी है। हालांकि उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ये नहीं बताया कि कुल कितने जहाजों को अनुमति दी गई है और ये अनुमति कितने दिनों के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और इसी वजह से इस मुद्दे को सकारात्मक तरीके से हल करने की कोशिश की गई। उनके अनुसार शुरुआत में कुछ देरी जरूर हुई, लेकिन आखिरकार भारतीय जहाजों को रास्ता मिल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सिर्फ यही 2 जहाज नहीं बल्कि कई और भारतीय टैंकर भी इसी रास्ते से गुजरने की तैयारी में है। ईरान द्वारा सुरक्षित रास्ता दिए जाने के बाद अब धीरे धीरे और जहाज भी इस संवेदनशील समुद्री क्षेत्र को पार कर सकते हैं। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया है कि बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव ने भारत से अतिरिक्त ईंधन देने का अनुरोध किया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ी है। इसके साथ ही दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कच्चे तेल की सप्लाई भी कम हो गई है। इसी वजह से कई देशों में ऊर्जा संकट की स्थिति बन रही है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि बांग्लादेश सरकार ने भारत से डीजल की अतिरिक्त सप्लाई करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इस अनुरोध पर अभी विचार किया जा रहा है। भारत ये देखेगा कि देश की अपनी जरूरतें क्या है और कितनी मात्रा में ईंधन उपलब्ध है, उसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि इसी तरह के अनुरोध श्रीलंका और मालदीव की तरफ से भी आए हैं। दरअसल भारत पिछले कई सालों से अपने पड़ोसी देशों के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की नीति पर काम कर रहा है। भारत का मानना है कि अगर क्षेत्र के देशों के बीच ऊर्जा सहयोग मजबूत होगा तो पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और विकास को फायदा मिलेगा। इसी सोच के तहत भारत ने नेपाल और बांग्लादेश के साथ सीमा पार पाइपलाइन बनाने में मदद की है। इसके अलावा भूटान में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में भी भारत ने बड़ी भूमिका निभाई है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो भारत पहले से ही वहां डीजल भेजता रहा है। असम में स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी से साल 2007 से बांग्लादेश को डीजल की सप्लाई की जा रही है। शुरुआत में ये ईंधन जल मार्ग और रेलवे के जरिए भेजा जाता था। बाद में दोनों देशों ने मिलकर एक पाइपलाइन भी बनाई जिसे इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन कहा जाता है। इस पाइपलाइन की मदद से अब सीधे डीजल बांग्लादेश पहुंचाया जा सकता
सकता है। साल 2017 में भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी और बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत भारत बांग्लादेश को हाई स्पीड डीजल की नियमित सप्लाई करता है। इस व्यवस्था के अनुसार भारत हर साल लगभग 1,80,000 टन डीजल बांग्लादेश को भेजता है। हाल ही में इसी समझौते के तहत भारत से करीब 5,000 टन डीजल की एक खेप पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजी जा रही है। यह सप्लाई पार्वतीपुर सीमा के रास्ते पहुंच रही है। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद रेजनोर रहमान ने बताया कि अगले 6 महीनों में कम से कम 90,000 टन डीजल आयात किया जाना है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले 2 महीनों में 6 महीनों के लिए तय पूरी मात्रा देश तक पहुंच जाएगी। उधर बांग्लादेश में ईंधन संकट को देखते हुए सरकार भी सतर्क हो गई है। सरकार को रिपोर्ट मिली है कि कुछ व्यापारी बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करने के लिए ईंधन जमा कर रहे हैं, यानी कुछ लोग ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए पेट्रोल और डीजल को स्टोर करके रख रहे हैं ताकि बाद में ऊंचे दाम पर बेच सके। इस स्थिति से निपटने के लिए बांग्लादेश सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने वाहनों की श्रेणी के आधार पर ईंधन की सप्लाई की सीमा तय कर दी है। इसके अलावा कई जगहों पर जांच अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि अवैध जमाखोरी और काले बाजार को रोका जा सके। फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो इसी तरह की स्थिति मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और भूटान में भी देखी जा रही है। भूटान के अंदर भारत से ही तेल वगैरह सप्लाई होता है, जबकि ये देश भी भारत के ऊपर काफी डिपेंडेंट है। वहीं जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद हुआ है, इन छोटे देशों के लिए सिर्फ भारत ही एक ऑप्शन बचता है। वहीं इन देशों के अलावा अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में तो हालात और भी बेकाबू है। वहां पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अपनी जनता के सामने आकर ये मानना पड़ा कि उनकी सरकार बाहर से तेल मंगाने में असमर्थ है और न ही उनके पास इतना पैसा है, जिस वजह से स्कूल कॉलेज को कई हफ्तों तक बंद करने का फैसला लिया गया। दफ्तरों के काम को आधा कर दिया गया और सिर्फ उन्हीं दफ्तरों को खोला जाएगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस हद तक किल्लत है। एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस खड़ा हो चुका है। हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो सभी देशों में यही हालात दिखाई देते हैं। ऐसे में हम खुश नसीब हैं कि हमारी विदेश नीति की बदौलत ये दिन हमें देखने नहीं पड़ रहा। पूरी दुनिया में अस्थिरता है लेकिन भारत स्थिर खड़ा दिखाई दे रहा है। वैसे क्या भारत से जिस तरह से हमारे पड़ोसी देशों ने मदद मांगी है, क्या भारत को मदद करनी चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही भारत की विदेश नीति, भारत सरकार और भारत देश के लिए कॉमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है, जिनकी बदौलत हम लोग सुरक्षित हैं। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।